हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हरिओम और स्वागत है आप सभी का आपके ब्यूटीफुल से चैनल बायो वाला में। आज मैं फाइबर टू फैब्रिक का लेक्चर नंबर 8 लेकर आया हूं और ये लेक्चर इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। और आज हम लोग बात करेंगे एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। कुछ टॉपिक बच गया इस चैप्टर में, उसको हम पूरा पढ़ लेते हैं, फिनिश हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, पहले हम लोग इसको समझते हैं। साइंस का ऐसा ब्रांच जिसके अंदर में हम लोग डोमेस्टिक एनिमल को कैसे रखना है, कैसे उसको खिलाना है, कैसे उससे बच्चा जन्म दिलवाना है, उसके बारे में टोटल स्टडी करते हैं, उसको बोला जाता है एनिमल हस्बेंड्री। मतलब जो डोमेस्टिक एनिमल है उसको पूरे तरीके से केयर करना, उसी के एनिमल हस्बेंड्री के अंदर में आता है। फिर हम लोग बात करेंगे शिप के बारे में, कुछ एक्सक्लूसिव टॉपिक शिप क्या होता है, एक्सोजीनस शिप क्या होता है। फिर हम लोग बात करेंगे क्रॉस ब्रीडिंग क्या होता है। फिर हम लोग यार्न के बारे में बात करेंगे। यार्न दो टाइप का होता है, वर्सेड यार्न और वुलन यार्न। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगाएंगे एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है पता है? किसी को पता है पहले से? एनिमल हस्बेंड्री एक्चुअली ये एग्रीकल्चर का ब्रांच है। एग्रीकल्चर के अंदर में सिर्फ हम लोग फसल के बारे में नहीं पढ़ते हैं, हम लोग एनिमल्स के बारे में भी पढ़ते हैं। एग्रीकल्चर के अंदर में पहले इसको समझिए। एग्रीकल्चर के अंदर में हम लोग क्रॉप्स के बारे में पढ़ते हैं एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स के बारे में भी पढ़ते हैं। एनिमल्स को कैसे पाला जाए, कैसे उसको रखा जाए, क्या खिलाया जाए, कैसे उसका ब्रीडिंग करवाया जाए, ब्रीडिंग मतलब रिप्रोडक्शन करवाया जाए, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं एग्रीकल्चर के अंदर में। ये सब एग्रीकल्चर के ही अंदर आता है। चाहे आप मछली पालिए, भेड़ पालिए, गोट पालिए, सब आता है एग्रीकल्चर के अंदर में ही। ये सब एग्रीकल्चर के ही कैटेगरी में आता है। इसके बारे में आप क्लास 8 में जाओगे तब पढ़ोगे, चैप्टर नंबर 1 में क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में। ओके, तो सबसे पहले आपको हेडिंग लगाना है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है। ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर कंसर्न विथ द केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ डोमेस्टिक एनिमल। ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर कंसर्न विथ केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ डोमेस्टिक एनिमल। एग्रीकल्चर का ऐसा ब्रांच जिसके बारे में हम लोग डोमेस्टिक एनिमल को कैसे केयर करना है, कैसे उसको रखना है, उसके बारे में स्टडी करते हैं, उसी को बोला जाता है एनिमल हस्बेंड्री। ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर कंसर्न विद द केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ डोमेस्टिक एनिमल। डोमेस्टिक एनिमल के लिए हम लोग एक और टर्म यूज करते हैं, लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक, क्या टर्म यूज करते हैं? लाइव स्टॉक। ठीक है, डोमेस्टिक एनिमल्स का एग्जाम्पल बोलिए क्या क्या है? काऊ, गोट, बफेलो और सीप, etc। मतलब आप काऊ को भी पालते हो तो किस ब्रांच में आता है? एग्रीकल्चर के ब्रांच में आता है। एग्रीकल्चर का मतलब कई लोग सिर्फ समझते हैं प्लांट, प्लांट नहीं होता है, सब चीज़ आ जाता है उसके अंदर में। प्लांट का भी प्रोडक्शन करवाना, एनिमल्स को रियर करना। रियर करना मतलब पालना। लिख लीजिए हिंदी में, नहीं पता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब हम लोग सीप के बारे में, कुछ एक्सक्लूसिव टॉपिक के बारे में बात करते हैं।
हेडिंग लगाइए सीप। सीप के बारे में अब हम लोग कुछ एक्सक्लूसिव बातें करते हैं, मतलब एक्स्ट्रा बातें करते हैं। तो सबसे पहले सीप को आपको रेज कराना है, मतलब उसका नंबर बढ़ाना है। आपको नंबर बढ़ाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। कैसे बढ़ेगा नंबर? रिप्रोडक्शन करवा के। तो उसी को बोला जाता है ब्रीडिंग। ब्रीडिंग मतलब रिप्रोडक्शन, ब्रीडिंग। सीप के नंबर को बढ़ाना है। रेज मतलब नंबर को बढ़ाना। ब्रीडिंग, कैसे नंबर बढ़ेगा? ब्रीडिंग करा के ऑफ डोमेस्टिक सीप। कैसे सीप को? डोमेस्टिक सीप को। अब कैसे नंबर इसका बढ़ेगा, क्या क्या मेथड है नंबर बढ़ाने का, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। उससे पहले आपको इसके कुछ एडवांटेजेस के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सीप फार्मिंग का क्या एडवांटेजेज है? एडवांटेजेज ऑफ सीप फार्मिंग। फार्मिंग भी यूज कर लिया जाता है सीप के लिए। सीप रियरिंग लिख लीजिए, उससे अच्छा फार्मिंग नहीं लिखिए। एडवांटेजेस क्या होता है सीप रियरिंग का? सीप पालने का क्या एडवांटेजेज है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सीप पालना बहुत लेस एक्सपेंसिव होता है, मतलब बहुत कम खर्च लगता है सीप पालने में। क्यों बहुत कम खर्च लगता है बताइए सभी लोग? क्योंकि ये सिर्फ घास खाता है, ग्रास खाता है, तो इसमें खर्च बहुत ज़्यादा नहीं लगता है। लेस एक्सपेंसिव है इसको रियर करना, मतलब इसको पालना बहुत कम खर्चीला है। एंड मोर प्रॉफिटेबल है, और ये पालना बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। एंड मोर प्रॉफिटेबल। क्यों बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है बताइए? एक्चुअली मेरा चश्मा फूट गया है, थोड़ा प्रॉब्लम भी हो रहा है। लाइट बहुत सारा जल रहा है अगल बगल में, तो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आपको भी होगा। लेस एक्सपेंसिव है क्योंकि उसको रियर करना, पालना आसान है। एंड मोर प्रॉफिटेबल, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है सीप को रियरिंग करने से। क्यों होता है बताइए? क्यों होता है बहुत ज़्यादा प्रॉफिट? क्योंकि इससे क्या क्या मिलता है बताइए? सबसे पहले आप ऊन मिलता है, ऊन मिलता है, और क्या मिलता है? मीट मिलता है। और इवन इसके डंक से हम लोग डंक केक भी बना लेते हैं। ठीक है, मैन्यूर भी बनाया जाता है, etc। ठीक है, मेनली मैन्यूर में ही यूज किया जाता है। हो गया इतना। और एक पॉइंट देखिए, ये सीप जो होता है ये कन्वर्टर्स ऑफ ग्रास इनटू मीट एंड वूल। सीप क्या चीज की तरह काम करता है? वो घास खाता है और घास को कन्वर्ट कर देता है मीट में और वूल में। क्लियर है? ये क्या है उसका फायदा है सीप पालने का। सीप बहुत बड़ा खरपतवार को भी डिस्ट्रॉय करता है, वीट डिस्ट्रॉयर है। वीड क्या होता है? जैसे कोई भी प्लांट लगाए आप, उसमें अनवांटेड प्लांट जम गया, उसी को हम वीड्स बोलते हैं। वीड क्या होता है? वीड्स क्या होता है? अनवांटेड प्लांट, अनवांटेड प्लांट। जैसे आपने गेहूं का खेती किया और गेहूं के खेत में छोटे छोटे कुछ डिफरेंट वैरायटी के प्लांट लग गया, उसी को हम बोलते हैं अनवांटेड प्लांट, वीड्स बोलते हैं। वीड्स समझ में आ गया? वीड्स को कौन खाता है? सीप खाता है। जंगल जो घास फूस जमा होता है खेत में, सबको खा जाता है, जो भी कचरा है सबको ख़त्म कर देता है। तो फायदा ही तो है, क्योंकि ये पालना बहुत आसान है, लेस एक्सपेंसिव है इसका रियरिंग करना। रियरिंग मतलब पालना। एंड मोर प्रॉफिटेबल, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है क्योंकि इससे ऊल मिलता है, मीट मिलता है और मैन्योर मिलता है। और ये क्या है? कन्वर्टर्स ऑफ ग्रास इनटू मीट एंड वूल। ये ग्रास को मीट और वूल में कन्वर्ट कर देता है और ये वीड्स को डिस्ट्रॉय करता है। वीड्स क्या होता है? अनवांटेड प्लांट, जो भी कि जम जाता है। अब हम बारे में इंडी और एक्सोजी वीड्स सीप।
चलिए अब हेडिंग लगाइए, इंडिजिनस एंड एक्सोटिक ब्रीड्स ऑफ शिप। इंडिजिनस एंड एक्सोटिक ब्रीड्स ऑफ शिप। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंडिजिनस क्या होता है। इंडिजिनस शिप क्या होता है उसके बारे में। इंडिजिनस शिप क्या होता है? ऐसा शिप जो अपने कंट्री में पाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं इंडिजिनस शिप। इंडिजिनस शिप क्या होता है? ऐसा शिप जो अपने कंट्री में पाए जाते हैं, उन कंट्री में, मतलब अपने कंट्री में पाए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं इंडिजिनस शिप। और ऐसा शिप जो दूसरे कंट्री में पाया जाता है वो होता है एक्सोटिक शिप, एक्सोटिक ब्रीड ऑफ शिप। सेकेंड क्या है? एक्सोटिक शिप। एक्सोटिक का मतलब क्या है? ऐसा शिप जो दूसरे कंट्री में पाया जाता है, एक्सपोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्री, एक्सपोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्री। ऐसा शिप जो दूसरे कंट्री से आए उसको हम बोलते हैं एक्सोटिक ब्रीड ऑफ शिप। ब्रीड मतलब प्रजाति, शिप का ऐसा प्रजाति जो अपने कंट्री में पाया जाता है उसको हम बोलते हैं इंडिजिनस शिप। जैसे इंडिया में पाया जाएगा इंडिजिनस शिप, और कोई अदर कंट्री से अगर इंडिया में हम लोग शिप मंगवा लेंगे देन वो एक्सोटिक शिप हो जाएगा, एक्सपोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज। कोई दिक्कत नहीं। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या एक्सोटिक का बताइए? मेरिनो, मेरिनो एक्सोटिक है, MERINO। चेवियट एक होता है चेवियट शिप, ये भी एक्सोटिक ही है, मतलब बाहर के कंट्री में रहता है। ये सब आपको बहुत ज़्यादा याद नहीं करना एग्जाम्पल, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ। जैसे इंडिजिनस का लिखिए कुछ एग्जाम्पल। नेलोरी, नेल्लोरी, ठीक है, नेल्लोरी, मांड्या, मांड्या, मारवाड़ी, ये सब तो आपको पता होगा, ये सब तो मैं पहले आपको बताया था। नेलोरी, नेल्लोरी, मांड्या, मारवाड़ी, कोई दिक्कत नहीं। और भी होता है जैसे गाड़ी, गाड़ी लिखते हैं, गाड़ी पढ़ते हैं, ठीक है, यही सब है। इंडिजिनस शिप का मतलब क्या होता है? ऐसा शिप जो अपने कंट्री में पाया जाता है, मतलब इंडिया में पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं इंडिजिनस शिप। जैसे नेल्लोरी, मांड्या, मारवाड़ी, गाड़ी। और फिर एक्सोटिक शिप क्या होता है? ऐसा शिप जो दूसरे कंट्री से एक्सपोर्ट होकर आता है उसको हम बोलते हैं एक्सोटिक शिप। इसका एग्जाम्पल क्या है? मेरिनो और चेवियट, ठीक है, हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग इन इंडिया। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। पहले हेडिंग लगा लीजिए क्रॉस ब्रीडिंग इन इंडिया, तब हम लोग समझते हैं, ठीक है। पहले हेडिंग लगाइए क्रॉस ब्रीडिंग इन इंडिया। क्रॉस ब्रीडिंग ये क्या होता है? क्रॉस ब्रीडिंग, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। जैसे इंडिया में जो फीमेल शिप पाई जाती है, जो फीमेल शिप है इंडिया की, वो जो फीमेल शिप है वो बहुत कम ऊल का प्रोडक्शन करती है। जो इंडिया में फीमेल शिप है वो बहुत कम ऊल का प्रोडक्शन करती है। इंडिया के साथ एक ही प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है बताइए? कि इंडियन शिप जो है, इंडियन शिप वो ऊल लेस प्रोड्यूस, ऊल का लेस प्रोडक्शन करती है इंडियन शिप। जो फीमेल इंडियन शिप होती है वो बहुत कम ऊल का प्रोडक्शन करती है। इतना समझ में आया? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन के लिए एक मेल का ज़रूरत होता है, एक फीमेल का ज़रूरत होता है। तो हम लोग क्या करते हैं? इंडियन जो फीमेल होती है शिप का, जो नेटिव ब्रीड होता है, जो शिप का नेटिव ब्रीड होता है, नेटिव मतलब ऐसा ब्रीड जो अपने कंट्री में है,
मतलब इंडिजीनस ब्रीड। तो जो नेटिव ब्रीड है ये अच्छा ऊल का प्रोडक्शन नहीं करता, नॉट गुड। ये ब्रीड अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं? क्योंकि ये अच्छा ऊल का प्रोडक्शन नहीं करेगा। नेटिव ब्रीड फीमेल का, जो फीमेल की नेटिव ब्रीड है वो अच्छा प्रोडक्शन नहीं, ठीक है, नॉट गुड ऊल प्रोडक्शन। तो इस कारण से हम लोग क्या करते हैं, एक्सोटिक मतलब अदर कंट्री से मेल शिप को मंगवा लेते हैं खरीद कर, और उसके साथ उसका दोनों का मेटिंग करवाते हैं, रिप्रोडक्शन करवाते हैं। उसके बाद जो बच्चा बनता है उसका ऊल बहुत अच्छा होता है, मतलब बड़े साइज का ऊल होता है, ठीक है। नेटिव ब्रीड एक हम लोग ले लिए, मतलब नॉट गुड फीमेल ले लिए हम लोग। नेटिव ब्रीड कहाँ का होगा? जनरली इंडिया का होगा। अगर अपना कंट्री इंडिया है तो इंडिया का होगा, ठीक है। इसके साथ हम लोग एक्सोटिक ब्रीड के साथ इसका क्रॉस करवाएंगे, मतलब एक्सोटिक ब्रीड के साथ, एक्सोटिक ब्रीड जो है एक्सोटिक प्रजाति का, उसके साथ दोनों को मिलवाएंगे, रिप्रोडक्शन करवाएंगे एक्सोटिक ब्रीड के साथ। क्यों करवाए एक्सोटिक ब्रीड के साथ? क्योंकि इसका ऊल का क्वालिटी कैसा है? बेटर है, बेटर ऊल, ठीक है। ये एक्सोटिक ब्रीड हुआ। और एक्सोटिक ब्रीड में कौन आता है? मेल आता है। जो एक्सोटिक मेल होता है उसको हम बोलते हैं राम। क्या बोलते हैं? राम। और जो फीमेल होती है उसको हम बोलते हैं ईव। क्या बोलते हैं? ईव। और दोनों का ऑफस्प्रिंग बन जाता है। ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चा बन जाता है, संतान जो बच्चा है, बच्चा जो बनता है, वो जो बच्चा बनता है वो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रॉस ब्रीडिंग। आ गया समझ में? क्रॉस ब्रीडिंग क्या होता है आ गया समझ में सभी को? फिर से समझिए। जो इंडियन फीमेल शिप है वो बहुत कम ऊल का प्रोडक्शन करती है। इंडियन जो नेटिव ब्रीड है वो ऊल का अच्छा प्रोडक्शन नहीं करती है। फीमेल शिप, फीमेल को हम लोग ईव भी बोलते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं? ईव पढ़ते हैं। ये अच्छा ऊल का प्रोडक्शन नहीं करती है। इस कारण से हम लोग दूसरे कंट्री से, एक्सोटिक कंट्री से शिप के अच्छे मेल को मंगवाते हैं, ताकि उसके दोनों मिलेगा तो रिप्रोडक्शन होगा, बच्चा पैदा करेगा। जो बच्चा पैदा करेगा वो बहुत अच्छा होगा। तो एक्सोटिक ब्रीड आ गया, जिससे क्या मिलेगा? बेटर क्वालिटी ऊल। इसका ऊल बेटर क्वालिटी का है। और एक्सोटिक में हम लोग मेल को ही मंगवाते हैं, मेल को बोला जाता है राम। उसके बाद क्रॉस ब्रीडिंग हुआ, और जो बच्चा जन्म लेगा, बच्चा के लिए हम लोग बायोलॉजी में वर्ड यूज करते हैं ऑफस्प्रिंग। क्या यूज करते हैं? ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग मतलब संतान या बच्चा। लिख लीजिए हिंदी में कॉपी में, ठीक है। ऑफस्प्रिंग मतलब संतान या बच्चा। जो बच्चा फॉर्म होगा, वो जो बच्चा बनेगा वो बच्चा कैसा होगा? मोर ऊल प्रोड्यूसिंग होगा, मोर ऊल प्रोड्यूसिंग होगा। आ गया कॉन्सेप्ट समझ में? आ गया। क्रॉस ब्रीडिंग हम लोग क्यों कराते हैं? क्योंकि अच्छा हमको ऊल का क्वालिटी चाहिए। अगर मान लीजिए फीमेल घटिया क्वालिटी दे देगी देन प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसी कारण से हम लोग क्रॉस ब्रीडिंग करवाते हैं। बस इतना ही आपको पढ़ना था। ऐसे आपके सिलेबस में ये नहीं है, बट ओलंपियाड सिलेबस में है, इसलिए मैं पढ़ा रहा। ये एक्सक्लूसिव लेक्चर है ओलंपियाड के लिए। एक्सक्लूसिव मतलब एक्स्ट्रा लेक्चर है। फिर एक छोटा सा लिख लीजिए, एक छोटा सा टॉपिक, शेल्टर एंड फूड फॉर शिप। शिप कहाँ रहता है आपको पता होगा। इसका शेल्टर कहाँ होता है शिप का? सभी लोग बोलेंगे कहाँ शिप रहता है? झुंड में रहता है, फ्लॉक्स में रहता है। फ्लॉक्स मतलब झुंड। फ्लॉक्स में कहाँ रहता है? इन फील्ड, जो खाली जगह है उसमें रहता है, ठीक है। और जो घर में रखा जाता है उसके लिए हम लोग डिफरेंट टर्म का यूज करते हैं, जैसे पैडॉक्स, पेन्स, बाम्स, ये सब का यूज करते हैं। इसके पर आपको ध्यान नहीं देना बहुत ज़्यादा। तो जो शेल्टर है उसको हम बोलते हैं फ्लॉक्स बोलते हैं। और फ्लॉक्स में मतलब उसका शेल्टर कहाँ? फील्ड में होता है। फील्ड में ही वो ग्रेज करता है लगातार, उसका वही शेल्टर समझिए। और कैसे रहता है? झुंड में रहता है फ्लॉक्स मतलब, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं इतना समझने में। और ये बहुत ज़्यादा साफ पानी भी पीता है। इसको गंदा पानी पिला दीजिएगा तो मर जाएगा। इसको फ्रेश एयर का ज़रूरत पड़ता है,
और फ्रेश वाटर का भी ज़रूरत पड़ता है, फ्रेश एयर एंड वाटर का इसको रिक्वायरमेंट होता है। और ये एक्टिव ग्रेजर है। एक्टिव ग्रेजर्स का मतलब जो लगातार चरते रहता है, ग्रेजिंग करना मतलब चरना, एक्टिव मतलब लगातार, लगातार ये खाते ही रहता है, तो ये एक्टिव ग्रेजर है, ये एक्टिव ग्रेजिंग करता है। ग्रेजर से लिखिए, थोड़ा इंग्लिश का भी इज्जत दे देते हैं हम लोग। एक्टिव ग्रेजर्स है और ये जनरली ग्राउंड में पाया जाता है, ग्राउंड वाले जगह, ग्राउंड या लो लेवल, लो जगह होता है उसमें ये मेनली पाया जाता है, नीचे वाले जगह में। और ये ग्राउंड में रहता है, जो खाली जगह उसमें रहता है, या जो नीचे वाला जगह है जैसे पहाड़ है उसके नीचे बैठा रहेगा, वहाँ पर चरेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर घास बहुत ज़्यादा होता है, खाना बहुत होता है। ठीक है, अब एक छोटा सा आपको हेडिंग बस याद रखना है, कहाँ कहाँ पर सीप पाया जाता है और गोट भी पाया जाता है। सीप और गोट कहाँ कहाँ पर पाया जाता है उसका मैं 4 एरिया का नाम आपको सिर्फ बता देता हूँ, उसको बस आपको याद रखना, इसके बारे में बहुत ज़्यादा समझना नहीं है। ठीक है, सिर्फ जगह का नाम आपको याद रखना है, उस जगह के बारे में आपको मेनली एसएसटी में पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा उसके बारे में एक्सप्लेन करके। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीप एंड गोट इन इंडिया, छोटा सा हेडिंग है, लगा लीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीप एंड गोट्स इन इंडिया। अपने कंट्री में कहाँ कहाँ पर भेड़ और बकरी पाए जाते हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो जो सबसे पहला एरिया है वो है नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया, नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में पाया जाता है, नॉर्थ वेस्टर्न एरिया। ठीक है, और ये एरिड रीजन में भी पाया जाता है। ये सब एरिया क्या होता है इसके बारे में हमसे नहीं पूछे, एसएसटी में पढ़ लीजिएगा। और ये सेमी एरिड रीजन में भी पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? सेमी एरिड रीजन में। ठीक है, आपको बस एरिया याद रखना है, नॉर्थ वेस्टर्न एरिड रीजन में पाया जाता है और सेमी एरिड रीजन में पाया जाता है। और क्या क्या एरिया होता है आप एसएसटी में पढ़ लीजिएगा इसके बारे में। और ये सेकेंड नंबर आता है, ये साउदर्न पेनिनसुलर एरिया में भी पाया जाता है, साउदर्न पेनिनसुलर में पाया जाता है, पेनिनसुलर पार्ट में पाया जाता है। जो साउदर्न पेनिनसुलर पार्ट है उसमें पाया जाता है। बस आपको इसका नाम याद रखना कहाँ कहाँ पाया जाता है, स्टेट टू स्टेट याद नहीं कीजिएगा। अगर आपके बुक में होगा तो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, इसमें ज़्यादा इसके चक्कर में नहीं पड़िएगा, नहीं तो परेशान हो जाइएगा। और ईस्टर्न रीजन में भी पाया जाता है, ईस्टर्न रीजन में हर जगह पाया जाता है। देखिए साउथ में लिखिए दिया, ईस्ट लिखिए दिया, नॉर्थ वेस्ट लिखिए दिया, अब क्या लिखूँ। और ये नॉर्थ टेम्परेट रीजन में भी पाया जाता है, नॉर्थ टेम्परेट रीजन में। बस आपको ये याद रखना है, ओके, परेशान नहीं होइएगा, बस याद रखना है। ठीक है, इसको नोट कीजिए। कर लिए इतना नोट डाउन। कहाँ कहाँ पर इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट है? नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में है, नॉर्थ वेस्टर्न एरिड एंड सेमी एरिड रीजन में भी पाया जाता है, साउदर्न पेनिनसुलर में, ईस्टर्न रीजन में भी पाया जाता है, नॉर्थ टेम्परेट रीजन में भी पाया जाता है। ठीक है, ये मेनली 4 रीजन्स में पाया जाता है। बस आपको इतना याद रखना है, 4 चीज़, बस हो गया। अब हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो टॉपिक है यार्न। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हेडिंग लगाइए यार्न। यार्न क्या होता है पता है सभी को? पता है? वो जो ऊल मिलता है उसी को हम बोलते हैं यार्न, जो भेड़ से मिलता है। ठीक है, तो हेडिंग लगाएंगे आप लोग यार्न। ठीक है, YARNS। नहीं पढ़े इसके बारे में तो लेक्चर नंबर 1-2 जाकर देखिए, उसमें मैं काफ़ी अच्छे से बता दिया था। तो जो यार्न होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है वुलन यार्न
और दूसरा होता है वॉर्स्टेड यार्न। इसको पहले पढ़िए, इसको पढ़िए, वॉर्स्टेड यार्न, वॉर्स्टेड यार्न। क्या पढ़िए? वॉर्स्टेड यार्न। पहले स्पेलिंग याद कीजिए, वॉर्स्टेड यार्न, वॉर्स्टेड यार्न। उसके बाद हम आपको सही पढ़ना सिखाते हैं, ठीक है। वॉर्स्टेड यार्न, वर्स्ट याद रखिए, वर्स्ट, इसमें ईडी लगाइए और यार्न। याद हो गया स्पेलिंग? उसके बाद इसको हम लोग ओरिजिनली पढ़ते क्या है? वॉर्स्टेड यार्न। क्या पढ़ते हैं इसको हम लोग हिंदी? वॉर्स्टेड यार्न। क्या पढ़ते हैं? वॉर्स्टेड, वॉर्स्टेड, वॉर्स्टेड यार्न, वॉर्स्टेड, वॉर्स्टेड, आर साइलेंट हो जाता है, ठीक है, याद रहेगा, वॉर्स्टेड यार्न। सिखा दिया। चलिए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं उलेन यार्न और वॉर्स्टेड यार्न क्या होता है उसके बारे में, दोनों का डिफरेंस क्या होता है। तो मैं आपको एक चीज़ बताया था प्रीवियस वीडियो में कि कुछ उलेन फाइबर 3 इंच से छोटा होता है और कुछ उलेन फाइबर 3 इंच से बड़ा होता है, उसको हम लोग सॉर्टिंग करते हैं, मतलब अलग करते हैं, ठीक है। ये सब तो मैं आपको बताया था। जो अच्छा होता है उसको अलग करते हैं, जो बुरा होता है उसको दूसरे जगह करते हैं। तो जो ऐसा यार्न, ऐसा जो पतला वाला धागा जो 3 इंच से छोटा होता है, 3 इंच से छोटा होता है, उसको हम बोलते हैं उलेन यार्न। और ऐसा उलेन फाइबर जिसका लेंथ 3 इंच से ज़्यादा होता है उसको हम बोलते हैं वॉर्स्टेड यार्न। आ गया वॉर्स्टेड, आ गया, समझ में आ गया, पढ़ने आ गया। स्पन फ्रॉम शॉर्ट वूल फाइबर, उलेन यार्न क्या चीज़ से बनता है? स्पन फ्रॉम शॉर्ट वूलन फाइबर, ये छोटा छोटा वूल फाइबर से बनता है। जो छोटा छोटा वूल फाइबर होता है उससे बनता है। जनरली लेंथ क्या है? 1 to 3 इंचेज। जो 1 से लेकर 3 इंच लॉन्ग होता है उसी से हम लोग बनाते हैं, ठीक है। और फिर हम लोग बात करते हैं वॉर्स्टेड क्या होता है। तो स्पन फ्रॉम, स्पून फ्रॉम, जो पढ़ना है स्पन ही पढ़ा जाता है, स्पन पढ़िए या स्पिन पढ़िए या स्पून पढ़िए, जो भी पढ़ना पढ़िए, ठीक है। तो स्पून फ्रॉम लॉन्ग वूल फाइबर, लॉन्ग वूलन फाइबर, ठीक है। कितना बड़ा? मोर देन 3 इंचेज, 3 इंच से बड़ा होना चाहिए। 3 इंच से जब छोटा रहेगा हम लोग कहाँ डाल देंगे? उलेन यार्न में। और जब 3 इंच से बड़ा होगा क्या चीज़ में डालेंगे? वॉर्स्टेड यार्न में। आ गया समझ में? ये जो उलेन यार्न होता है ये होता है लो टेंसाइल स्ट्रेंथ वाला, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ वाला। लो टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब कमज़ोर होता है। और ये जो होता है वॉर्स्टेड यार्न ये होता है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, मजबूत होता है। अब हम लोग थोड़ा सा उलेन यार्न को पहले फील करते हैं कैसा होता है। जो स्वेटर आपके घर में आपकी मम्मी बुनती होगी वो स्वेटर होता है, वो जो स्वेटर होता है वो होता है उलेन यार्न का। जो ऊन का बड़ा बड़ा सा गोला होता है जो मार्केट में बिकता है, जिससे मम्मी सब स्वेटर को बुनती है, तो उसको बोला जाता है, वो जो स्वेटर बनता है उसको हम बोलते हैं उलेन यार्न वाला स्वेटर। और जो स्वेटर आप स्कूल ड्रेस का मार्केट से खरीद कर लाते हो वो है वॉर्स्टेड यार्न का स्वेटर। वो एकदम फाइन होता है, बहुत अच्छा होता है। कैसा होता है? फाइन होता है। और जो उलेन यार्न होता है ये, अगर उलेन क्लॉथ जो होता है, जो स्वेटर घर में बुना जाता है, उसको आप हाथ से खोलोगे तो तुरंत खुल जाएगा, मतलब एकदम लो होता है, मतलब अच्छे तरीके से वो ट्विस्ट किया हुआ नहीं होता है। तो कैसा है ये? लो ट्विस्ट होगा या मीडियम ट्विस्ट होगा, मतलब थोड़ा सा ट्विस्ट होगा, मीडियम ट्विस्ट, ठीक है। और ये जो है वॉर्स्टेड यार्न ये कैसा है? हाई ट्विस्टेड, हाईली ट्विस्टेड है, हाईली ट्विस्टेड है, बहुत ज़्यादा ट्विस्ट होता है एकदम। जो स्वेटर आपके स्कूल ड्रेस का होता है उसको खोलिएगा तो एकदम ट्विस्ट होगा, एकदम अच्छे से वो ट्विस्टेड होगा, मतलब वो मिला हुआ होगा। मतलब ट्विस्ट मतलब क्या होता है? जैसे 2 धागा उसको हम आपस में ऐंठ दिए, उसको बोलते हैं ट्विस्ट करना, ठीक है। आ गया समझ में? ये कैसा होता है? ये बल्क होता है, बल्की होता है, मतलब जहाँ रखिएगा फैल जाएगा, ठीक है।
ये मुलायम भी होता है, सॉफ्ट भी होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। और ये कैसा होता है, ये फाइन होता है। फाइन मतलब एकदम प्लेन होता है, जैसे एकदम प्लेन, एकदम अच्छा होगा। और ये कैसा होता है, बल्कि जहाँ रख दीजिएगा वहाँ फैल जाएगा। और इसके लिए हम लोग एक और वर्ड यूज करते हैं, फजी। फजी का मतलब होता है फैलने वाला, जिसको बोलते हैं ना फूल जाना, फुलफुली। इसके लिए हम लोग फजी के लिए वर्ड यूज करते हैं फुलफुला, जो फूल जाता है। ये उनको आप कहीं पर लेकर ऐसे खोल कर डाल दोगे, देन ये फूल कर बड़ा हो जाएगा। तो ये इसको हम बोलते हैं फजी का मतलब क्या है, फुलफुला। ठीक है, ये कैसा अपरियंस है, फजी अपरियंस है। फजी अपरियंस, जहाँ डाल दीजिएगा वहाँ पर ये फूल जाएगा। और ये कैसा है, स्मूथ अपरियंस वाला, मतलब मुलायम है। ठीक है, इसको नोट कीजिए आप। रब कर दूं, जल्दी जल्दी नोट कीजिए सभी लोग। चलिए, इधर क्या था, उलेन यान, और इधर क्या था, वस्टेड यान, वस्टेड यान। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं फिर से कुछ और पॉइंट उलेन यान के बारे में। तो उलेन यान का वेट होता है हेवी होता है, मतलब हेवियर वेट होता है, हेवियर वेट। जो स्वेटर आपकी मम्मी घर में बुनती है उस स्वेटर का आप वेट करके देखो, और जो मार्केट से मिलता है उसका वेट करके देखो, तो मार्केट वाला कम वेट का होगा, और ये जो होगा उलेन यान ये थोड़ा ज़्यादा वेट का होगा। मार्केट वाला कैसा होगा, लाइटर वेट होगा। लाइटर मतलब हल्का, हल्का वेट का होगा, कोई दिक्कत नहीं। जो घर में स्वेटर बुना जाता है वो बहुत ज़्यादा टिकाऊ नहीं होता, बहुत लंबे समय तक नहीं चलता है, नॉट मच ड्यूरेबल, बहुत ज़्यादा टिकाऊ नहीं होता है। बट जो वर्स्टेड होता है, जो वर्स्टेड होता है वो कैसा होता है, मोस्ट ड्यूरेबल। प्रोनाउंसिएशन ठीक करने के चक्कर में स्पेलिंग गलत नहीं कर लीजिएगा, स्पेलिंग पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। प्रोनाउंसिएशन आपका टाइम के साथ ठीक हो जाएगा, बट स्पेलिंग ठीक नहीं हो पाएगा। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं उलेन यान के बारे में। तो उलेन यान में क्रीज नहीं लगता है, जैसे होता है ना प्रेस कर देते हैं हम लोग सूती कपड़ा को, कॉटन क्लॉथ को, क्या होता है वो अच्छे से पूरे में क्रीज लग जाता है। लेकिन ये जो उलेन क्लॉथ होता है इसमें क्रीज नहीं लगता है, इसको आप मोड़ कर रख दोगे तो अजीब सिकुड़ा टाइप का होगा। लेकिन जो आप स्कूल ड्रेस वाला आपका जो क्लॉथ होता है, स्कूल ड्रेस वाला स्वेटर, वो स्वेटर को आप सिर्फ मोड़ कर डाल दोगे उसमें क्रीज लग जाएगा, उसमें आयरन उयरन का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो इसमें क्रीज अच्छे तरीके से लग जाता है, क्रीज वेल अच्छे तरीके से लग जाता है, और इसमें क्रीजेज नॉट वेल, और इसमें अच्छे तरीके से नहीं लगता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, कर लिए। तो यहीं पर आपका फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर, जो कि सबसे बड़ा चैप्टर था क्लास 7th का, ये फिनिश हो गया। और बहुत बोरिंग चैप्टर भी था, इसमें मुझे भी पढ़ाने में मज़ा नहीं आ रहा था, बट फाइनली आज ख़त्म हो गया। सब चीज़ मैं पढ़ा दिया, किसी भी बुक से आप क्वेश्चन उठाइए सब बन जाएगा। मैं पूरा कोशिश किया कि सारा टॉपिक कवर हो जाए, पूरा ऐसे कवर भी हो ही गया है। और ये चैप्टर आपको जनरली इसके बाद बहुत कम जगहों पर आपको पढ़ना है इसका, लेकिन इसका यूज आएगा आपको अगले क्लास में, आपका यूज आएगा, जिसके ऊपर मैं एक वीडियो आपको सेपरेट देने वाला हूँ। तो चलिए, थैंक्स, जाइए क्वेश्चन लगाइए। बुक्स के ऊपर तो मैं वीडियो बना ही दिया था, वो वीडियो देखिए, बुक्स खरीदिए, क्वेश्चन लगाइए। बाय बाय।